के बाहर आना पड़ेगा और एक समूह, एक समग्र रूप में देखना पड़ेगा, जो कि थिएटर ऑफ रेलेवेंस रंग चिंतन कर रहा है। जो रंगकर्मी अपनी सीमित रंग सोच के साथ अनुवादित नाटकों को करते रहे, हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि वो नाटक वो क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने का जरिया है उनका, इसलिए वो करते हैं। और यहाँ मैं धनंजय फिर कहूँगा कि हिंदुस्तान को रंग चिंतकों की ज़रूरत है। हमारे इस पाश्चात्य संस्थानों ने, जो थिएटर के हैं, ड्रामा के हैं, उन्होंने प्रशिक्षित किया है रंगकर्मियों को, लेकिन उन्होंने तकनीक का प्रशिक्षण दिया है। और तकनीक का प्रशिक्षण आपको तकनीकी बनाता है। आपके पास रंग सोच नहीं है तो आप तकनीक का करेंगे क्या। और मेरे अपने मायने में है कि जब तक रंग सोच आपकी सुदृढ़ नहीं है कि जैसे किस तरह का नाटक खेला जाए, तो नाटक तो वही खेला जाएगा जो आज समाज में हो रहा है, घटित हो रहा है। और जब हम जन की आवाज़, जनमानस की आवाज़ को नाटक में पिरो के उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, तब तो व्यक्ति अपने आप को वहाँ देखता है। क्योंकि जब दर्शक आता है देखने, तो दर्शक क्या देखता है? क्या वो रंगकर्मी मेरे अंदर की प्रक्रियाओं को समेट के मुझे एक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं? मेरी भावनाओं को ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। और जब तक ये नहीं होगा तो दर्शक क्यों आएगा आपके पास? इसलिए आएगा क्योंकि आप एक अपने आप में अपनी एक अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, तो एक बार देखने आएगा। चलिए, आप कोई अपने लिए कोई काम कर रहे हैं, लेकिन सतत उसका जुड़ाव आपके साथ तब होगा जब वो अपने आप को देखता है, जब वो अपने होने को देखता है। और अपने होने को क्या देखता है? जब उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें, उसका शोषण, जब आप उसकी आवाज़ बनते हो तो फिर वो आपकी आवाज़ बनता है। और थिएटर ऑफ रेलेवेंस ये जनमानस की आवाज़ है। और मुझे लगता है थिएटर का जन्म इसलिए हुआ। लेखक जीता है एक समाज में, उस समाज में जीने के बाद उस पर जो प्रभाव होता है, उसको प्रभाव को वो अपने नाटक में कहता है, करता है। इसलिए परिप्रेक्ष्य और परिवेश दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और जिन नाटककारों का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर पाश्चात्य लोगों, नाटककारों ने किस तरह के नाटक लिखे, किस तरीके से लिखे, वो शैली आपने ले ली और उसी शैली में आपने भारतीय पद्धति पे, भारतीय सभ्यता, भारतीय जीवन पे नाटक लिखा, तो आप खो रहे हैं। आपको भारतीयता को समझने की ज़रूरत है, भारतीय जीवन की शैली को समझने की ज़रूरत है। तब उस शैली में, उस समझ में जब नाटक लिखा जाएगा, तभी वो भारतीय होगा, तभी वो परिप्रेक्ष्य में बात करेगा। और जैसे धनंजय, मैंने आपसे कहा कि थिएटर ऑफ रेलेवेंस ने ये नाटक की जो अलग अलग भूमिकाएं हैं, उसको फिर से उसकी व्याख्या की है। जैसे हमारे थिएटर ऑफ रेलेवेंस में अभिनेता प्रमुख रंगकर्मी नहीं है, दर्शक सबसे बड़ा रंगकर्मी है। उसके बाद लेखक सबसे बड़ा रंगकर्मी है। लेखक जब तक जीवन जिएगा नहीं, उस सभ्यता में नहीं रहेगा, उस जीवन के करीब नहीं रहेगा, तो उसकी कृति में वो कमी रहेगी। और जितना वो जीवन की प्रकृति, उन लपटों में वो अपने आप को तराशेगा, उतना ही नाटक मजबूत होगा और उतना ही लोगों के करीब होगा। अब आपने एक और पहले जो प्रश्न किया था कि नहीं, पुराने भी संस्कृत के नाटककारों ने भी, देखिए उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने राजा महाराजाओं की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखा, लेकिन आज राजाओं महाराजाओं का दौर नहीं है। आज काल बदल चुका है और राजाओं महाराजाओं तक आप कब तक अपने आप को सीमित करते रहेंगे? आप जन पे लिखिए, जनमानस पे लिखिए। और जो नाटककार दुनिया भर का कोई भी है, जहाँ उन्होंने जनमानस की बात की है, उसकी कृति, उसकी कलाकृति, उसका नाटक पूरी दुनिया भर में खेला गया। इसलिए नाटककार को, नाट्य लेखक को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और जिस भाषा में नाटककार, नाट्य लेखक मजबूत है, उसका रंगकर्म उतना ही मजबूत है। जब तक लोगों से जुड़ा हुआ नाटक आप नहीं खेलेंगे, और लोगों से जुड़ा हुआ मतलब नाचने गाने वाला नहीं, जब तक उनकी सोच को समझते हुए नाटक नहीं खेलेंगे, नाटक नहीं लिखेंगे, तो कोई भी भाषा, हिंदी छोड़िए, कोई भी भाषा का रंगकर्मी आपसे नहीं जुड़ेगा। लेखक तैयार किए जाएं, उसमें संवाद की बात है और साहित्यकारों को उत्साहित करने की बात है। जैसे मैं इसको अपने अनुभव तक सीमित करूं, एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन ने इन 2 दशकों में बहुत सारे साहित्यकारों को जोड़ा है, उनको हौसला दिया, जिनको
प्रसिद्ध नाट्य निर्देशक कहते हैं कि ये तो नाट्य कृति नहीं है, इसका नाटक से कोई लेना देना नहीं, ये नाटक हो ही नहीं सकता। उनकी कहानियों को, उनकी रचनाओं को हमने मंचित किया, और एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार किया है। तो ये एक बल देने वाली बात है। और आज मैं ये कह सकता हूँ धनंजय कि हमारे पास और कुछ और नहीं है, 5 से 10 ऐसे बहुत बढ़िया हिंदी के नाटक हैं जो दर्शकों के सामने आए हैं और आएंगे। और उससे हमने एक जो चेन रिएक्शन शुरू किया, जैसे मैं अपनी कार्यशालाओं की बात करूं कि उन कार्यशालाओं में हम सहभागियों से ये कहते हैं कि आप नाटक लिखो, और उसमें छोटे छोटे नाटक जो है वो सहभागी लिखते हैं और उन्हीं के लिखे हुए नाटकों को हम प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये जो बंजर भूमि है सदियों से, जिसको एक हतोत्साहित करके ढकेल दिया गया है, उसमें एक हल चलाने का काम हमने किया है। रंग लेखन की संभावनाओं को अंकुरित किया है, उसको सिंचाई देने का काम किया है, और वो आगे बढ़ रही है। और भविष्य में हमारे पास हिंदी के बहुत बेहतर नाटककार मिलने की हमारे पास संभावना है। हमने रंग संभावनाओं की तलाश में बच्चों के साथ इसलिए किया कि बच्चों में क्या असर होता है, उनको कैसे अपने आप को मौका मिले, उनकी सृजना कैसे विकसित हो और उनके विकास। क्योंकि हाँ, आज देखिए कि हमारे स्कूलों में रंगकर्म नहीं कराया जाता, और वो रंगकर्म नहीं कराया जाता स्कूल से, तो हमारे रंगकर्म की ज़िंदगी में बचपन से ही जुड़ाव नहीं है, तो बड़े होने के बाद हमारे पास जुड़ाव कहाँ से होगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन ने थिएटर ऑफ रेलेवेंस नाट्य पद्धति, नाट्य सिद्धांत के तहत बच्चों के साथ सतत रंगकर्म करना शुरू किया। बच्चों को मंच पे आपने कैसे तैयार किया, मंच के लिए कैसे तैयार किया, रंगकर्म के लिए कैसे तैयार किया? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में बच्चे सबसे ज़्यादा हाशिए पे हैं, और इसमें मध्यम वर्ग के बच्चे हों या उच्च वर्ग के बच्चे हों या झोपड़पट्टी के बच्चे हों। तो जब थिएटर ऑफ रेलेवेंस में हम ये बात करें कि थिएटर ऑफ रेलेवेंस एक अभिव्यक्ति का मंच है, तो इसलिए बच्चों को हमने इस प्रक्रिया में शामिल किया और उनसे ये कहा कि ये मंच आप लीजिए, और आपको जैसा लिखना है, जैसा खेलना कूदना है, जैसे एक्टिंग करनी है, जैसे निर्देशन करना है, अपनी मर्जी से कीजिए। आप जो कहना चाहते हो लिखिए। हमारी भूमिका एक उत्प्रेरक की होगी। और वो बाल मजदूरों के साथ काम करते हुए जब मैंने ये पाया कि उनको, जब वो मजदूरी कर रहे थे, तो मजदूरी करते हुए उनको वही मालिक रोज गालियां देता था, माँ बहन जो भी अत्याचार। लेकिन जब उसके साथ नाटक बनाया और नाटक वही मालिकों के सामने परफॉर्म हुआ, तो नाटक देखने के बाद मालिक ने उसके लिए ताली बजाई, और वो बच्चे ने देखा कि ये मालिक मेरे को रोज मारता था सुबह से शाम तक, और मेरे को बोलता था है मतलब धिक्कार जो है, लेकिन नाटक करने के बाद मेरे लिए ताली बजा रहा है, इसका मतलब मेरे अंदर एक प्रतिभा है। और वो बच्चे ने जब खोजा अपने अंदर, तो मुझे भी प्रेरणा मिली कि ये बच्चे जब अपने अंदर अपनी प्रतिभा इस माध्यम से देख पा रहे हैं, तो क्यों ना इसको और बच्चों के साथ बांटा जाए। और इसीलिए जब आपने नाटक लिखा विद्या ददाति विनयम, जो कि बाल नाट्य उत्सव 98 या 95 का पहला नाटक था, और जिसको पृथ्वी थिएटर के रंगमंच में खेला, और सुबह 11 बजे जब उसमें 220 की उसकी क्षमता है, जब उसमें 300 साढ़े 300 बच्चे, पालक, टीचर बैठे हुए थे सुबह 11 बजे, तो अपने आप में वो एक प्रमाण है। यहाँ की एक शब्द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो बहुत ऊपर का शब्द है, लेकिन उससे ज़्यादा गहराई में जाके बच्चों को मैं हूँ ये हौसला मिला, और मैं जो सोचता हूँ उसका स्वागत करने वाले प्रौढ़। क्योंकि आप देखिए, बच्चों के सामने दिक्कत है कि वो 6 फीट 5 फीट, अब बच्चे की ऊंचाई इतनी है, तो वो ऐसे बात करता। तो ऐसे बात करने में जब उसको धिक्कार मिले या उसको एक सीमित कर दिया जाए कि ये पढ़ाई कर, इसी दायरे में देख, तो उस दायरे को इस प्रक्रिया ने तोड़ा, और इसलिए बाल नाट्य उत्सव ने बच्चों के मुद्दों को इस सभ्य समाज के सामने प्रमुखता से रखा। मंजू जी, लेकिन जो थिएटर को लेकर के जो लीक है, जो सिद्धांत है, उसमें ये है कि ट्रेंड एक्टर के साथ, ट्रेंड रिएक्टर के साथ काम किया जाए। ट्रेनिंग सोच है कि मुझे ये पता हो कि मैं ये चुटकी क्यों बजा रहा हूँ, उसका क्या ध्येय है, कितना बजाना है, कब लक्ष्य है। इसका मतलब निर्णय लेने की प्रक्रिया को, कौन सी प्रक्रिया मजबूत बनाती है, कौन सा प्रशिक्षण मजबूत बनाता है, ये महत्वपूर्ण है।
थिएटर ऑफ रेलेवेंस व्यक्ति को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे मजबूत बनाती है, उसको क्लैरिटी, उसको विजन देने का काम करती है। नहीं तो जो ट्रेंड एक्टर के साथ, जो एक अनुशासन के साथ, जो एक लीग के साथ चल रहे हैं थिएटर को लेकर के, और आप इनसे अलग चल रहे हैं, आप ट्रेंड के साथ नहीं काम कर रहे हैं, आप लीग के साथ नहीं काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो आरोप लगाए आप पे कि आपने जो थिएटर को बर्बाद किया, आपने थिएटर को भटका दिया। देखिए, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। इन प्रस्थापित समूह को देखिए, ये व्यक्ति के रूप में बड़े हो, नाम भी बड़ा हो, है ना। और मैं इनके इस बात को नहीं मानता हूँ कि ये 20 साल से 25 साल से या 30 साल से थिएटर कर रहे हैं तो उसमें पैसा नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो क्यों कर रहे हैं, जिंदा क्यों? इसका मतलब असली भेद जो है धनंजय, वो रंग सोच का है कि ठीक है, कुछ 2-3 चीजों में आपने पकड़ की, उससे आप बढ़ गए, रंगकर्म कहाँ बढ़ा? और थिएटर ऑफ रेलेवेंस रंगकर्म बढ़ाने की प्रक्रिया कर रहा है। विरोध कम है, आज मौन स्वीकार्यता ज्यादा है, लेकिन अभी भी जो एक दरिया दिली जिसको हम कहेंगे कि वो दरिया दिली ये है कि नहीं, हमारी भारतीय रंग सोच है ये, इस पे प्रश्न लगाइए, प्रश्न चिन्ह उठाइए, क्योंकि प्रश्नों से और व्याख्या मिलती है। लेकिन जो सिद्ध हुआ है लेबोरेटरी में, जो पूरे हिंदुस्तान में सिद्ध हुआ है, उसको आप अपनाइए अपने समूह में। लोगों का ये कहना है, जिन्होंने अपना लंबा करियर दिया थिएटर में, ट्रेनिंग ली, फिर रंगकर्म किया, जीवन नहीं चलाया जा सकता। आप कैसे चला रहे, आप क्या सोचते हैं? सही बात कह रहे हैं, उनकी बात को समझें। सबसे पहले समझें उनके लिए रंगकर्म क्या है। जो रंगकर्म ये कहता है कि थिएटर से उपजीविका नहीं है, इसका मतलब वो नहीं चाहता हो। उसके लिए थिएटर हो सकता है एक पायदान हो। पायदान क्या हो कि वो ये प्रतिबद्धता का सवाल है। जैसे हमारे लिए भी लोग बोलते हैं कि नहीं, मंजुल जी का नाटक करने का तरीका या थिएटर ऑफ रेलेवेंस बहुत सामाजिक नाटकों का है। ये सरलीकृत है, ये ऊपरी सतही समझ है। मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा नाटक नहीं देखा जो सामाजिक ना हो, या गैर सामाजिक थीम पे मैंने नाटक नहीं देखा। सामाजिक थीम पे कोई नाटक करेगा? तो असली फर्क कहाँ है? असली फर्क है प्रतिबद्धता का, असली फर्क है रंग सोच का। आप नहीं बनाना चाहते रंगकर्म में जीविका, तो नहीं बनेंगे, सीधा सवाल है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में कितना थिएटर देखा। मुंबई में वो 50 थिएटर, मैंने मराठी के में मिला लिया, या हिंदी का एक पृथ्वी थिएटर, या अंग्रेजी के 4-5 थिएटर जिसमें टाटा थिएटर भी हैं। आप जीवन में यहीं तक सीमित रहेंगे तो कैसे आपकी उपजीविका चलेगी? आप पृथ्वी थिएटर में 20 ग्रुप में परफॉर्म करने वाले, आपको कितना मौका मिलेगा? दूसरा, फिर आप अपने थिएटर को आप एक प्रक्रिया बनाना चाहते हैं कि प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं? और जब आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आप उसको कितने में बेचते हैं? ये थिएटर के लोगों को इकोनॉमिक्स की जब तक समझ नहीं है तो नहीं होगा। और सीधी बात यह है कि आपका अगर 5 रुपए लागत है तो उससे 500 रुपए का प्रॉफिट हो तो आपका अर्थ जगत ठीक है, नहीं तो आप कहीं गड़बड़ करते हैं। तो ये अलग अलग पहलू है, इसको मिक्स कर देना अलग बात है। फिर दूसरा है कि जब हम रंगकर्मी बोलते हैं तो रंगकर्मी में आप केवल अपने आप को अभिनेता के रूप में देखते हैं, तो उनकी बात ठीक है कि एक अभिनेता होने के नाते आज संभवतः रोजी रोटी नहीं चल सकती, क्योंकि आप एक ग्रुप में काम करते हैं। उनका विधान ये है कि वो दूसरे ग्रुप में जाने नहीं देते हैं, आपको आपकी प्रॉपर्टी समझते हैं। तो अगर लगातार दिन में आपके 3 प्रयोग नहीं होंगे तो आप कम से कम मुंबई में जीने के लिए 15 से 20 हज़ार रुपए की जरूरत है आज, कम से कम। तो वो जब तक आप 3 शोज नहीं करेंगे लगातार तो कैसे जिएंगे? इसका मतलब ये है कि रंगकर्मी होने की समझ है कि स्टेज पे झाड़ू लगाने से लेकर पर्दा खींचने से लेकर के आप रंग चिंतक तक काम करें तो आप जी सकते हैं। लेखक कैसे बने, क्यों बने आप? देखिए, एक रंग चेतना जो आप दुनिया के सामने कह रहे हैं, उस रंग चेतना के कहने भर से लोग उस पर विश्वास या उसमें अमल में लाने वाले नहीं हैं जब तक आप उनको उनकी ज़िंदगी से ना जोड़ें। और यहाँ पर नाट्य रचना करना वो बहुत उसका एक अगला पड़ाव है, या आप कह लीजिए कि वो अपने आप को खोजने का एक नया तरीका है कि आप अपने अंदर उस नाट्य चेतना को लोगों के सामने रखने के लिए क्या आप अपनी नाट्य सृजना करते हैं या अपने मापदंड तय करते हैं। ये
जो विचार है उस विचार को अमल में लाने की क्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है, उसका एक रंग विधान है जो अपने आप बनता है। इसलिए नाट्य लेखन की यात्रा हुई, या नाट्य लेखक की तरफ मेरा इवोल्यूशन हुआ, या वो मेरा डायमेंशन, वो पहलू सामने आया। ये मतलब इसमें ये नहीं मान रहे हैं कि आप जो है लेखकों की कमी है, इस वजह से आपको आपके लिए जो रंगकर्मी जिस तरह का करना चाह रहे थे, जिस तरह के रंग चेतना आप जगाना चाह रहे थे, वैसे नाटक आपको नहीं मिले, इसी वजह से आपने लेखन शुरू किया? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस परिपाटी पे अगर नाटक लिखे हुए होते तो रंग चेतना ही नहीं आती। या आप कह लीजिए कि अगर न्यूटन के पहले ये होता कि ग्रेविटेशन लॉ है तो न्यूटन को वो बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वही आइंस्टाइन को E=mc² कहने की बात नहीं पड़ती। तो ये बात दृष्टि की है, और उस दृष्टि को स्थापित करने के लिए आपको अपने मानक बनाने पड़ते हैं और गढ़ने पड़ते हैं। और यही आपने सही कहा कि अगर वही मापदंड उससे पहले से होते, देखिए एक है रेलेवेंट होना। अब अक्सर ये हमारे सामने चुनौती कि आज बुद्धिजीवी या हमारे कि नहीं, वो हमारे साथ जो हो रहा था, घटित हो रहा था, वो भी रेलेवेंट था, तो मैं मान्य करता हूँ उसको। लेकिन एक गलती से घट जाना और एक विचार पूर्वक घटना, इन दोनों में अंतर है। और यही बात है कि रंग चेतना की समझ की और उसकी प्रतिबद्धता की। तो मंजुल जी, इससे तो ये भी लगता है कि बाकी जो लोग रंगकर्म कर रहे हैं हमारे देश में, हिंदी रंगमंच या चाहे दूसरे मराठी, बांग्ला, जो भी रंगमंच है, तो वो अनुवाद वाले नाटक ले रहे हैं, अनुदित करके कर रहे हैं, या उनके कुछ लेखक हैं, मराठी के लेखक हैं तो हिंदी में उनका अनुवाद हो रहा है, या इंग्लिश के लेखक हैं उनका हिंदी में अनुवाद हो रहा है, और वो नाटक जो लिखे हुए हैं उसको परफॉर्म कर रहे हैं, उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं मंच पे। आपने उसको हटा दिया, उससे अलहदा एक अपना नाटक लिखा, तो बाकी के रंगकर्म और आपके रंगकर्म में कहाँ फ़र्क आ जाता है? देखिए, यही मैं बात कहूँगा कि ध्येय और उद्देश्य का फ़र्क है। एक है कि मैं मंच पर जाकर आनंद लेना चाहता हूँ, है ना, अगर ये उद्देश्य है, या मैं अपनी नाटक संस्था को एक वन ऑफ द फाइनेस्ट नाटक की ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ, या मैं एक अभिनेता के तौर पर जीना चाहता हूँ, या मैं एक नाट्य निर्देशक के तौर पर जीना चाहता हूँ, ये हर एक के अपने अपने ध्येय है। और मुझसे पहले भी प्रतिबद्ध व्यक्ति हुए हैं, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता क्या चार दीवारी के थिएटर तक है? क्या उनकी प्रतिबद्धता केवल मैं एक अच्छा एक्टर कहलाऊं इसके लिए है? क्या उन लेखकों की प्रतिबद्धता ये है कि मैं एक गिवन स्ट्रक्चर में मैंने लिख दिया? क्या हर एक की अपनी प्रतिबद्धता है। जैसे लेखक ज़्यादातर वाद के शिकार हैं, वो या तो पूंजीवाद में है या साम्यवाद में है, लेकिन नाट्यवाद में कौन लेखक है? ये बहुत आवश्यक है। तो हर एक की अपनी एक प्रतिबद्धता है। मुझे लगता है कि मेरी प्रतिबद्धता है कि नाटक लोगों के जीवन का हिस्सा बने, और वो कब बनेगा? जब हम उनके जीवन में नाटक को उतारेंगे, जब उनके जीवन मैं उदाहरण दूँ, इसके अनेक उदाहरण। जैसे 97-98 में मैंने एक थिएटर ऑफ रेलेवेंस कार्यशाला की ऐसी महिलाओं के साथ जिनके सेल्फ कॉन्सेप्ट जो कहते हैं कि स्वयं के अस्तित्व को तार तार कर दिया गया था। ऐसी महिलाएं हमारे समाज में हैं, जिसको हम रेड लाइट एरिया में बोलते हैं। अब उन महिलाओं का वो पूर्वाग्रह कैसे